Students, I am Anita. Today we will discuss Chapter 7 Security in the Contemporary World. इसका पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल मीन्स एक आंतरिक सुरक्षा क्या है, पारंपरिक आंतरिक सुरक्षा के बारे में हम इस पर डिस्कशंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मेन पॉइंट है कि हाउ कैन अ सोसाइटी बी सिक्योर इफ देयर वायलेंस और द थ्रेट ऑफ वायलेंस इनसाइड टू बॉर्डर्स। मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारी जो सोसाइटी है, जो सुरक्षा है, शांति और उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती है। अगर किसी देश के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर वायलेंस हो रहा है, राइट, अगर वायलेंस हो रहा है तो क्या वो बाहर के वायलेंस के लिए प्रिपेयर कर सकती है? क्या वो जो उसकी सीमा के अंदर खुद ही इतना रक्तपात हो रहा है, वो इतना असुरक्षित है, तो क्या वो बाहर के हमलों जो बाहर के जो अटैक होंगे उससे निपटने के लिए क्या वो तैयारी खुद कर सकता है? क्योंकि उसकी अपनी बॉर्डर के अंदर इतने सारे अटैक, इतने सारे वायलेंस हो रहे हैं, तो वो किस तरह से कि जो क्योंकि इनसाइड ही इतना है, तो क्या वो बाहर के जो अटैक्स होंगे उससे वो कैसे निपट सकता है? क्योंकि अपनी खुद की सीमा के अंदर वो असुरक्षित है, तो बाहर के लिए वो किस तरह से तैयारी कर सकता है? Traditional security must also therefore concern itself with the internal security. The reason it is not given so much importance in that after the Second World War, it seems that for the most powerful country on earth, internal security was more or less, देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई जिस तरह से कि एक जो हमारी सिक्योरिटी है एक अंदरूनी सुरक्षा से भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस पे किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई जोर नहीं दिया गया, बट जो वर्ल्ड में जो अधिकांश जो पावरफुल ताकत है, अंदरूनी ताकत सुरक्षा, उसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि इसकी स्थिति पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आंतरिक जो इंटरनल जो सिक्योरिटी थी वो ऐतिहासिक रूप से एक सरकारों का सरोकार बन चुकी थी। पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इसमें जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो इसकी जो हालत थी उसके संदर्भ में जो आंतरिक सुरक्षा थी, इंटरनल सिक्योरिटी थी, उसकी तुलना में कहीं जो कम महत्व बन चुकी थी, उसका कम महत्व हो गया था, क्योंकि उसके सामने बहुत ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा से की तुलना में कहीं कम महत्व उन चीज़ों पर था। क्योंकि 1945 के बाद ऐसा मालूम पड़ता था कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की जो अपनी जो बॉर्डर लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा वो एकजुट थे और उन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं था कि वो, और उनकी वो संपन्न थे, एक तरह से एकीकृत और एक यूनिट थे वो एक यूनिट थे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो पश्चिमी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फेस नो सीरियस थ्रेट फ्रॉम द ग्रुप और कम्युनिकेटिव lives within those borders. Therefore, these countries face primarily threats from the outside border. मीन्स इसका मतलब ये है कि जो पश्चिमी जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी उनके सामने जो अपने जो सीमा के अंदर जो कुछ चल रहा था वो इतना गंभीर नहीं था, उसका उनको इतना ज़्यादा खतरा नहीं था, बट वो देश अपना ध्यान जो सीमा के जो बाहर थे उस खतरों पर लगाए हुए थे और उनकी तैयारी में वो रहते थे कि उनको पता था कि भाई किस तरह से हमें अंदरूनी खतरों से या थ्रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना जितना हमें बाहरी, क्योंकि उनकी वहाँ पर एकजुटता थी।
तो अब देखते हैं कि what the external threat facing these powerful countries. Again, we draw the attentions to the contents and situations. We know that the period after Second World War was the Cold War in which the US lead Western alliance faced the Soviet-led Communist alliance. हम यह कह सकते हैं कि भाई हमें इस बात को जानेंगे कि जब सेकंड वर्ल्ड वार विश्व युद्ध के बाद जब कोल्ड वार का दौर चल रहा था उस टाइम क्या हुआ था, जो यूएस और सोवियत यूनियन जो इनका एक नेतृत्व था और इनकी एक गुट बन चुका था, ये सब एक जगह हो गए थे। बट जो सोवियत संघ और जो साम्यवादी गुट एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े थे ये लोग। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, दोनों गुटों को अपने अपने ऊपर एक दूसरे के अटैक का बहुत ज़्यादा, इन्हें दो अलायंस जब बन गए थे तो इन्हें अटैक का बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्हें खतरा था ईच अदर। सम यूरोपियंस पावर एडिशन कंट्रीज वरी अबाउट वॉलेंस इन देयर कॉलोनीज। जो उपनिवेशक थे उनसे बहुत ज़्यादा खतरा था। कॉलोनीज्ड पीपल्स who wanted independence, we have only remembered the French fighted in Vietnam in the 1950s and British fighting the Kenya in the 1950 and early 60। तो यहाँ जो इसमें क्या हुआ था कि ये याद करने वाली बात है कि 1950 के में फ्रांस और वियतनाम और फिर कि इसमें ब्रिटेन और कन्या पर बहुत ज़्यादा, इन दोनों को बहुत ज़्यादा इसमें जूझना पड़ा था और इस पर ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि यहाँ खून खराबे की बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी कि भाई यहाँ उपनिवेश जो जनता में खून खराबे की चिंता सता रही थी और यहाँ के लोग आज़ादी चाहते थे क्योंकि उस टाइम लोग अपने आप को फ्रीडम चाहते थे। और दोनों गुटों में एक दूसरे का जो मिलिट्री अटैक था उसका भय बना हुआ था। As the colonies जो उपनिवेश थे, as the colonies became free from the late 1940 onward, the security concerns were often the similar to that the Europeans power. Some of the newly independent country like the Europeans power because member of the Cold War alliance. They therefore had to worry about the Cold War becoming a hot war and dragging them into hostilities against neighbors who might have joined the other side in the Cold War against the leader of the alliance। अब यहाँ हम इस पैरे को पूरा समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 1940 के जो उसमें जब ये आज़ाद हुआ था, फ्रीडम हुआ था, उसके बाद जो एक सिक्योरिटी का जो एक सरोकार था, एक इसमें कह सकते हैं कि हमेशा क्या, तो यूरोपी की जो पावरफुल जो ताकत उसके सामने खड़ी थी और जो न्यू कंट्रीज़ थी जो फ्रीडम यानी कि वो जो आज़ाद हुई थी, जिनको आज़ादी मिली थी, वो यूरोप ताकत के सामने मतलब कि एक शीतकालीन युद्ध यानी कि कोल्ड गुट में एक सदस्य बन गए थे। वो मतलब कि उन्होंने एक मेंबरशिप बना ली थी, एक यूनिटी बना ली थी। तो फिर इस कंडीशन में क्या हुआ कि युद्ध की जो शीत युद्ध की, कोल्ड वार की बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी थी क्योंकि दो ग्रुप बन चुके थे तो उन्हें अपने नेबर से और दूसरे गुट से बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ था और दोनों में एक दूसरे ने दुश्मनी मतलब कि ठान ली थी बहुत ज़्यादा। तो इस जो अलायंस थे, जो कोल्ड वार जो अलायंस थे उनके, बिकॉज कोल्ड वार बिकम अ हॉट वार, उन्हें इस चीज़ की चिंता सताने लगी थी कि जो ये कोल्ड वार है ये कहीं हॉट वार में तब्दीली ना हो जाए, इस बात की उनको चिंता सताने लगी थी। और पोस्ट द 1/3 ऑफ द वार इन द पोस्ट सेकेंड
World War periods. Most these were the fought in the Third World War, just as the European colonies power fear violence in the colonies. Some colonies peoples feared after independence. मीन्स कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कि अमेरिका और सोवियत संघ के जो साथी देश जो थे वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं, यानी कि 1/3, हम कह सकते हैं कि 1/3 जो वार हुए हैं उसमें जो कोल्ड वार था वो जिम्मेदार रहा है। अब वो क्यों? क्योंकि जो अधिकांश जो वार थे वो थर्ड कंट्री में हुए थे। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उपनिवेशिक थे, जो यानी कि कॉलोनीज़ की जो ताकत थी वो उनको खून बहाने का भय सता रहा था और वो चाहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए। और उसके जो मुल्क था उसमें यूरोपीय उपनिवेशक जो थे वो हमले में बोलबाला कर रहे थे अपना। तो इस तरह से उन्होंने एक साम्राज्य में युद्ध में अपनी सुरक्षा के लिए एक तैयारी उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना था ना भाई, इंडिपेंडेंस होने के लिए कि भाई अपने फियर को कि किस तरह से हम इनसे अटैक करेंगे, और उसकी तैयारी इन्होंने कि भाई किस तरह से अटैक होगा। और फिर ये कॉलोनीज रूल द यूरोपियन देयर हैड द प्रिपेयर देयर फॉर टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट द इम्पीरियल वार, और उन्होंने इस वार की तैयारी की। अब यहाँ बात आती है कि द सिक्योरिटी चैलेंज फेसिंग द न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। देखिए, न्यूली कंट्री अफ्रीका एंड डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंज इन यूरोप दो वे में उनके पास चैलेंजेस थी, दो चुनौतियाँ थी। क्योंकि क्या थी वो कि दो चुनौतियाँ, एक तो थी देश के मतलब जो कंट्री थी, और वो क्या थी, एक जो अपने जो नेबर्स थे उनसे उन्हें हमले की आशंका थी, उन्हें डर था। और सेकंड थी कि उन्हें इंटरनल संघर्ष की भी चिंता सता रही थी कि भाई इंटरनल संघर्ष भी हमारा हो सकता है। तो इसीलिए नाउ अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से उनको इंटरनल की भी वो थी, और जो सीमा के बीच में जो हो रहा था उसको नियंत्रण करने के लिए उनके ऊपर काफ़ी सारे उन पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। नेक्स्ट बात ये आती है कि इंटरनली द न्यू स्टेट्स वरीड अबाउट द थ्रेट फ्रॉम द separates moment which the want to from independence country. Sometimes the external and internal threats mark the neighbors might have the instigate and internal separates moment leading to tensions between the two neighbors countries. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा आप यहाँ समझिए कि भाई जब अलग राष्ट्र बनाने पर जब कंट्रियाँ तुल जाती हैं कि भाई हमें अलग अलग कंट्री चाहिए, सबसे पहले आंदोलन हुआ, क्राइसिस ये हुआ कि देश के अंदर खतरा था कि कोई भी जो नेबर्स हैं वो आंदोलन कर रहे थे कि भाई हमें अलगाववाद की यानी कि अलग होने की आंदोलन को वो हवा दे रहे थे, और उसकी जो हेल्प की जा रही थी, जो उसके नेबर्स थे उसके बीच में तनाव की स्थिति थी, तो भाई उनको उसकी हेल्प करनी थी। अगर वो उसकी हेल्प करते हैं तो दूसरी कंट्री से उन्हें बाहर से भी फिर कहना चाहिए खतरा था, थ्रेड्स का खतरा बना हुआ था। तो 90% जो इंटरनल युद्ध के अंतर्गत जो उन्हें 1946 एंड 1946 टू 1991 के बीच में जो एक कहना चाहिए कि जो गृह युद्ध हुआ था, मीन्स देयर वाज द 12 वर्ल्ड राइज द नंबर ऑफ द सिविल वार जो हुआ था, जो ये सिविल वार हुआ था इसमें तो कम से कम 200 ईयर्स से सबसे लंबी छलांग इन्होंने लगाई थी। इस तरह से जो नेबर्स कंट्री और उनके बीच में जो आंतरिक संघर्ष था, तो इस बीच में जो एक न्यू कहना चाहिए, इसके बीच में जो एक न्यू
भाई इंटरनल एंड पोज द सीरियस चैलेंज देयर ऑफ सिक्योरिटी के। कहने का मतलब है आंतरिक संघर्ष और जो न्यू इंडिपेंडेंस देश के सामने जो सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आके खड़ी हुई थी भाई, क्योंकि अगर उनके नेबर्स पर कोई अटैक करता और वो उसकी हेल्प करते हैं तो क्या हो रहा था कि फिर बाहर से अटैक की भी चिंता थी। एक तो इंटरनल था और फिर बाहर से भी थी। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।